अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुश आमदीद। मैं हूं मारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें माहिर कानून एतजाज़ अहसन साहब भी ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, अपोजिशन जमातों के अरकान असम्बली के इस्तीफों पर इख्तलाफात, PDM ने लॉन्ग मार्च भी मुलतवी कर दिया है। क्या पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात के बाद PDM इस्तीफे देगी? क्या मुशर्रफ से डील करके बाहर जाने वाले नवाज शरीफ इस बार वतन वापस आएंगे या लंदन से बैठकर इदारों के खिलाफ बयानबाजी करेंगे? नाज़रीन, दो साबिक वज़राए आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस एटम बॉम्ब है इस्तीफे, इनको आखिर में इस्तेमाल करना चाहिए। राजा परवेज अशरफ का दो टोक बयान, शाहिद हक़ान अब्बासी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को पार्लियामेंट ना आने का भी ताना दे दिया है। PDM का अगला लाहा अमल क्या हो सकता है, इस प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के बाद अब रावलपिंडी में भी हाउसिंग माफियाज ने पंजे गाड़ लिए हैं। रावलपिंडी में सैकड़ों गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का इंकशाफ हुआ है। अवाम के अरबों रुपए इन सोसाइटीज में फंसे हुए हैं। पंजाब के बड़े शहरों में हाउसिंग रूल्स क्यों नहीं बनाए जा रहे, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी करंट सिचुएशन पर बात करेंगे। आमिर साहब, 9 जमातें मुत्तफिक हैं इस्तीफों पर, पीपल्स पार्टी क्यों बैकआउट कर रही है? क्या उनको डर है कि क्या पता सिंध भी हाथ से चला जाए? वैसे इससे बड़ा लतीफ़ा नहीं हो सकता जो मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा कि 9 जमातें जो हैं वो एक तरफ हैं और एक जमात एक तरफ है। जाहिर है उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया। वो जो एक जमात है वो पीपल्स पार्टी है। बेसिकली तो 2 जमातें थी, एक नून लीग थी और एक पीपल्स पार्टी थी। अब जो है अददी लिहाज से जो है ख़ास तौर पे सेनेट के अंदर जिस तरह साबित हुआ है कि उनके 20 हैं, उनके 18 हैं, तो ज़्यादा बड़ी पीपल्स पार्टी है। सो आधी से भी ज़्यादा बड़ी जमात तो पीपल्स पार्टी है। तो ये कहेंगे PDM आधी आधी हो गई, ये कहना कि जी कि सारी वगैरह वगैरह को मिला के जो है ना उन्होंने 9 जमातें बना दी हैं और जो है वो सबसे बड़ी जमात को या आधी जमात को जो है वो उन्होंने सिर्फ एक जमात बना दिया है। तो ये एक लतीफ़ा है। बेचारे तरस ही आ रहा था मौलाना फजलुर रहमान का, वो कुछ अर्सा पहले वो जो धरने दे रहे थे या जो उनकी गरज थी तकरीरों में, और क्या वसीला था कि है कोई जो मेरे सामने आए, एस्टेब्लिशमेंट को भी वार्निंग्स दे रहे थे, बाकी भी बड़ी आवाज़ में उठान थी। तो अभी बेचारे आज बड़े गमज़दा, परेशान, सवालों के जवाब भी नहीं दिए, गुस्से पता नहीं चल रहा था कि गुस्सा करें कि गमी करें। फिर उसके अलावा जो तकरीर भी अपने उसमें की, तो वो बिल्कुल ज़ाहिर है वो पहले खुद भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, ये झटका भी लग गया। तो ये अब लड़ाई जो थी कल तक तो ये बंद कमरे में हो रही थी, तो आज ये क्या कहते हैं उसे, धड़न तख्ता बीच चौराहे में हो गया है कि चौराहे के बीच में जो है ना एक दूसरे को चाकू मारे जा रहे हैं। तो वो उसका जनाजा जो है ना PDM का, हम तो डे 1 से कह रहे थे कि ये नॉन स्टार्टर है, अब वो फाइनली जनाजा निकल आया है। अब ये एक लाश है, उसको सारे ही ठुड्डे मारे हैं। तो वो उसमें अपने ये होना ही था क्योंकि ये मुतज़ाद कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट की पार्टीज थी, इनके सारों का एक नहीं था। और ये कोई बातिल और हक की उस तरह की जंग नहीं थी। ये नहीं था कि एक तरफ सारे सच्चे हैं, दूसरी तरफ सारे झूठे हैं। यहाँ पे दोनों तरफ खराबियां भी थी, दोनों तरफ खूबियां भी थी। और ये इसको जो इन्होंने कोशिश की कि जी ये जुडिशरी की मूवमेंट की तरह ये कोई आज़ादी जमहूरियत या आज़ादी निज़ाम या जो भी कह लें, ये कुछ नहीं था। ये इसके अंदर ऑब्वियसली उनके अपने नवाज शरीफ साहब देखे ना, डे 1 से ये हैंडीकैप थी। जो मेन लीडर साहब है वो बाहर बैठे हुए हैं और जो मुकदमे हुए हैं, मुकदमे छुड़ाने की बात थी, अपने आप को एक किस्म का ऑफेंसिव डिफेंस था ये कि अपने आप को बचाने के लिए ऑफेंसिव किया था। तो उसका ये नुकसान अब ये है कि जब आप इतना एंटे या टेम्पो ऊपर ले जाते हैं तो जब वो टूटता है तो फिर यह है कि गवर्नमेंट को जो अभी ये 6 महीने साल भी जो बाद अगर ये करते या वो तो वो रिलीफ मिल गया। अभी ये टाइम लगेगा और पता नहीं ये दोबारा इकट्ठे हो सकेंगे भी या नहीं, जिस किस्म की वो हुआ। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा या डिसक्रेडिट कह लें आसिफ जरदारी साहब का कि ये वो जो उनके स्टाइल की पॉलिटिक्स है ना
कि ये जोड़ तोड़ की और वो जो दस्ताने पहन के चाकू मारने की, ये उनका फोटे है, ये उनका कमाल है कि उन्होंने 1 2 3 4 5 शिकार कर लिए। फॉर एग्जाम्पल एक शिकार तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को वो ऊपर चढ़ा के नीचे से सीढ़ी गिरी है, डुम करके गिरे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये हम पागल नहीं है कि अपनी गवर्नमेंट, हाथ में गवर्नमेंट है वो छोड़ दें और आप बाहर बैठे रहे, तो आप लोग तो सारे जेल में हैं, तो आप चाहते हैं हम गवर्नमेंट भी छोड़े और हम जेल में भी चले। तो अगर आपने वो बिल्कुल सही कहा, मैं मेरे बड़े डिसएग्रीमेंट्स हैं अफजलदारी साहब से, मगर ये कि जनाब आप बाहर बैठे रहे और बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं और यहाँ पे ये इनसे एक्सपेक्ट करना कि ये जेल में चलें, ये एक मैं समझता हूँ गैर मौजूद एक्सपेक्टेशन थी। दूसरा उन्होंने जो था ना, ये बताया कि पॉलिटिक्स इज अ बिग बॉयज और बिग गर्ल्स बिजनेस। तो उन्होंने ये जो 2 बच्चे थे, खैर इतने बच्चे भी नहीं हैं, बिलावल और मरियम बीबी तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर उनके दे बिन कट टू साइज, उनको उन्होंने उनकी औकात में कर दिया है कि पहले तो अपने बेटे को ही, बिलावल ने शुरू में देखे ना इतनी बड़े एक ब्लंडर हो गया था रेजिग्नेशन वाला, वो भी थोड़ी सी हाँ में हाँ मिला रहे थे, कवाली के अंदर ताली बजा रहे थे साथ में कि हाँ मौजूद वक्त पे इस्तीफा देंगे ब्ला ब्ला। अफजलदारी साहब सुनते रहे, उन्होंने कहा बेटा जाओ अगली इस गली में। जब वो आगे चला गया बेचारा, उसकी भी टांग खींच ली कि ये क्या इस्तीफे, किसने इस्तीफे, किस बात के। तो अब ये बहस चल रही है कि बिलावल साहब कह रहे थे कि जी ये न्यूक्लियर ऑप्शन थी, एटॉमिक ऑप्शन थी कि आखिर में अगर वो कुछ और ना चल सके, राय परवेज से पहले ये बिलावल साहब कह चुके थे कि ये न्यूक्लियर ऑप्शन है, कि कुछ नहीं होगा तो ये बम मारेंगे। तो अब जो है वो आज मौलाना कह रहे थे कि जनाब ये तो कभी बात नहीं हुई थी एटॉमिक की, न्यूक्लियर की, हमने तो कहा था कभी भी कि जब देखेंगे तो मौजूद होगा तो ये इस्तीफे दे देंगे। तो अब इस्तीफों में तो ये है कि अगर अब भी PDM देती है, नून लीग देती है, तो नून लीग का राह साहब जो है ना वो बिल्कुल टूट जाएगा। PDM तो टूट गई, ये मैं डे वन से मेरी ये प्रेडिक्शन थी। तो अभी नून लीग मजीद अगर अपने आप को तोड़वाना चाहती है तो गो हैड और इस्तीफे दे ले। बाकी बिलावल हैज़ बीन कट टू साइज, पता लग गया कि जो ना ये मैंस जॉब है, ये बॉयज़ जॉब नहीं है। तो ये उनके वालिद साहब ने उनके साथ किया है। आसिफ जरदारी साहब ने समझाया कि बच्चा बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। दूसरा उन्होंने मरियम बीबी को भी उनकी औकात में कर दिया है कि आपने देखे पहले उन्होंने बिलावल को हमजा के पास भेजा कि जाके वो जेल से बाहर आया है। तो ये खेल रहे हैं ना, दोनों को आपस में बराबर बराबर कर रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि मरियम की और बिलावल की दोस्ती हो गई है तो वो पार्टी के अंदर डिवीजन रख रहे हैं। पंजाब में आप देखें कि अगर नून लीग में दरार आती है, नून लीग कमज़ोर होती है, तो PTI के तो अपना वोट बैंक है, वो वोट बैंक जो है ना, जो एंटी PTI है, वो नून लीग को नहीं जाएगा तो फिर पीपल्स पार्टी को जाएगा। तो उन्होंने ये जो बैलेंसिंग एक्ट किया ना बिटवीन शहबाज शरीफ और मरियम बीबी को भी उन्होंने साबित किया है कि ये भी सियासी तौर पर इतनी मैच्योर नहीं है। ये बड़ी ज़्यादा इन्होंने उठान ले ली थी, बड़ा ज़्यादा कि इस्तीफे दे देंगे और घर भेज देंगे। तो अब जो है ना वो मरियम बीबी भी, वो भी बेचारी, कल उनकी आवाज़ में भी जान नहीं थी, उनका भी गर्ज जो है ना वो सारी गायब हो गई है। सो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल नीचे गिरा दिया, इन दोनों को बच्चों को औकात में कर दिया। फिर उन्होंने आप देखें ये पीछे करके एक जेस्चर भी दिया है। किसको दिया है जेस्चर? इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने एक जेस्चर दिया है कि देखें जनाब मैं ऑल द वे नहीं गया, मैंने जो है PDM भी तड़वा दी है, मैंने जो है पीछे भी हट गया हूँ और लॉन्ग मार्च और सबसे फूक निकाली है। तो लिहाजा पहले ही उनको रायतें मिल रही थी, पहले ही मैं देखा था कि थोड़ी सी इंक्रेशन थी। उनकी जो गुजारिशें हैं कि जी सिंध में मुकदमे मूव किए जाएं, वो भी जो है थोड़ी सी पूरी हो रही थी। फिर लंबी डेट्स पड़ रही थी और जो है काफ़ी पहले ही स्लो डाउन हो गया हुआ था उनके खिलाफ मुकदमात में। तो आगे देखेंगे मजीद क्या क्विड प्रो को क्या मिलता है, पीपल्स पार्टी को इस फेवर का क्या फायदा मिलता है। लास्टली मुझे आपकी बात से लग रहा है कि जो पीपल्स पार्टी है उसका इंटरेस्ट था सेनेट इलेक्शन तक,
वो उनको अपना मिल चुका है, अब वो तोड़ रहे हैं। मैं बिल्कुल ये भी आप कह सकती हैं कि सेनेट का इलेक्शन का उन्होंने पहले तो ये कहा ना इस्तीफे नहीं देंगे, जरा सेनेट का इलेक्शन हो दे, उसके बाद जो है पर सेनेट की तरफ आते हैं कि सेनेट में किसी के भी कोई गोल्स अचीव नहीं हुए। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ ये है कि 2 सीटें एक्स्ट्रा सिंध से निकाल ली, एक ताज हैदर की निकाल ली और एक उन्होंने एक्स्ट्रा सीट जो है ना वो जो है नेशनल असेंबली से यूसुफ रजा गिलानी की निकाली। तो ये गोल उन्होंने ज़रूर अचीव किया है कि उनकी जितनी बनती थी उससे 2 सीटें ज़्यादा निकाली। मगर अभी सेनेट पे आते हैं, लास्टली जो आसिफ जरदारी साहब ने कमाल किया है ना वो ये है कि इसके बाद जब नून लीग डाउन जाएगी और अगर इस्तीफे में जाती है तो पंजाब में अपनी इनरोड्स बना ली हैं कि अगर लेट्स से कि रिजाइन करते हैं तो बाई इलेक्शन होंगे। मेरा नहीं ख्याल इतना प्रेशर बिल्ड कर पाएगी नून लीग कि बिल्कुल के ऑस हो जाए, असम्बलियाँ डिजॉल्व हो जाए, बाई इलेक्शन हो जाएगा। तो वो बाई इलेक्शन में अगर वो नहीं लड़ेंगे, पीपल्स पार्टी लड़ेगी। पीपल्स पार्टी पहले ही वाइप आउट हो चुकी थी, तो अभी वो नून लीग के इस झटके के बाद थोड़ी सी उनको एक मौका मिला है। सो ये क्रेडिट आसिफ जरदारी साहब का है। अब आ जाते हैं सेनेट पे। तो सेनेट पे जो है बुनियादी तो वो सारे मसले भी चल ही रहे हैं, मगर आज मेरा हाल उसका हम ये इसके वक्फे के बाद एतजाज अहसन साहब हैं, उसका लीगल लड़ाई है, उनसे लेंगे। पर मैं फोकस करना चाह रहा था कि ये जो आज नेशनल लड़ाई चल रही है लेटर पे, के प्राइम मिनिस्टर ने लेटर दे दिया जो है कि जनाब ये इस्लाहात की जाएं इलेक्शंस की, तो उसके ऊपर ज़ाहिर है नून लीग की तरफ से बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया। शायद खाकान अब्बासी साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे और वो आजकल जनरली बहुत गुस्से में रहते हैं, समझ भी आती है। मगर ये माहौल नहीं रह गया कि इस तरह की कंस्ट्रक्टिव बात हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा लड़ाई है, इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है कि पार्टीज़ के अंदर इस वक्त कोई भी बाई पार्टीजन इश्यूज़ के ऊपर या किसी भी मौजू के ऊपर जो है आपस में बैठ के बातचीत नहीं हो सकती। हालांकि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये बहुत बड़ा मसला बन गया है इंतखाबी इस्लाहात का। हर इलेक्शन पे लड़ाई हो रही है। पहले तो था ना नेशनल इलेक्शन, अब छोटे से छोटे इलेक्शन पे भी हो रही है, सेनेट के इलेक्शन पे भी हो गई, सेनेट के चेयरमैन पे भी लड़ाई हो गई, आगे बल्दियात पे जब भी करवाएंगे, अभी तो नहीं करवा रहे, उस पर भी लड़ाई नज़र आ रही है। तो ये मसले का हल निकालना हो क्या रहा है कि जिसको ज़रा सा एज मिलता है वो जो है ना चुप कर जाता है। इलेक्शन कमीशन का अगर उनके हक में दे दे नून लीग के तो वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन बड़ा ज़बरदस्त है, जैसा कि डस्का में हुआ तो उसके बाद फिर जो है नेशनल असेंबली के उस पे आए। तो अब जो है जब उनको नहीं सूट करेगा वो भी अटैक कर देंगे। सो इलेक्शन कमीशन में मसाइल डेफिनेटली हैं, वहाँ भी इतनी ज़्यादा न्यूट्रलिटी नहीं दिखाई जा रही और डायरेक्टली उसकी वजह ये है कि 2 बीच में से अफराद जो हैं वो एक का ये इत्तेफाक नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा नज़र आए कि पीटीआई के ख़िलाफ़ डस्का में भी और बाकी भी ये इत्तेफाक नहीं है कि 2016 में जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मशावरत से आए थे, जज भी हैं, ऊपर से लीगल सेंस भी है उनको, और मुल्तान से हैं। ये भी इत्तेफाक है कि यूसुफ रजा गिलानी के अंदर इलेक्शन के हवाले से जो उनके बेटे की आई तो उस पर वो थोड़ा सा, और 2 जजेस हैं दोनों 2016 के हैं, तो वो उनकी इंक्लिनेशन नेचुरली ये होना तो नहीं चाहिए था। जब आप उस ओहदे पे बैठ जाते हैं तो आपको न्यूट्रल होना चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं रहा। क्लियरली डिवीजन नजर आ रही है कि वहाँ 2-3 की एक लड़ाई चल रही है। पीडीएम अपने फ्लॉज की वजह से पीटीआई को फायदा दे रही है, पीटीआई अपने फ्लॉज की वजह से पीडीएम को फायदा दे रही है। नाज़रीन ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद नाज़रीन में ज्वाइन करेंगे सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन साहब, उनसे भी हम इस पर डिटेल से बात करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन साहब ने। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बताइएगा जिस तरह से जरदारी साहब हट रहे हैं इस वक्त इस्तीफों से, आपकी क्या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इतनी पावरफुल है कि वो जरदारी साहब के फैसले के खिलाफ जाती है? मैं जरा ऐड कर दूं कि ये बड़े अरसे बाद आपने हमें ज्वाइन किया है, तो ये आपका तारुफ सीनियर कानूनदान काफ़ी नहीं है। चौधरी साहब से हमने बहुत ज़्यादा सीखा है और 1990s में ख़ास तौर पे इनकी तकरीरें तो वो तारीख का हमारी हिस्सा हैं।
जो है फिर किताबों के मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं, कानूनदान तो हैं ही हैं, सियासतदान भी है और बहुत बड़े वकील भी है। एक तो ये तारुफ। दूसरा, मैं मारिया के क्वेश्चन के साथ अगर इनकी इजाज़त से ऐड भी कर दूं कि जैसा वो मुझे सी याद है, बीबी के ज़माने में पीपल्स पार्टी की बड़ी ज़बरदस्त होती थी और आप लोगों का कमाल था और बीबी का भी ये कमाल था कि बहुत अच्छी बहस होती थी और आप हर किस्म की बात पब्लिकली भी कई दफ़ा कर लेते थे और मीटिंग्स में भी बड़ी हमें इतला मिलती थी कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिबेट होती है। अब जो है ये आज मुझे मज़ा खेज़ लग रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे थे कि आसिफ जरदारी साहब ने तो ये कह दिया है कि हमने इस्तीफे नहीं देने, मगर आप अपनी सी ज़रा मशवरा कराएं। तो अब आसिफ जरदारी साहब के इस कहने के बाद सी की क्या मजाल है कि उनके ओवरबोर्ड जाए, तो ये इस पे आप बताएं। दिलचस्प जो आपने उठाया है, यहाँ हमारे यहाँ बहस ये भी रही है कि एक जो वक्त था ये बहस बड़ी हुई, अब उससे हम गुजर गए हैं, पर ये तस्लीम कर लिया गया था कुछ दोस्तों के बड़े इसरार पे कि 2 रजिस्टर्ड पार्टीज हैं और 2 रजिस्टर्ड पार्टीज में एक पीपीपी है और एक पीपी पार्लियामेंटेरियंस है, इनको अलग-अलग चढ़ाया गया। और पीपल्स पार्टी जो पार्लियामेंटेरियंस है और जिसमें क्योंकि उसमें हमारा वजीर आजम भी थे, उस वक्त पार्लियामेंटेरियंस के जरिए हमने रजिस्टर कराया था और 2002 की इलेक्शन में हिस्सा ले सके थे, क्योंकि 3 पीस को हम नहीं थे कर सकते क्योंकि 3 पीस की हेड थी बीबी और बीबी के हेड होने की वजह शी हैड जस्ट बीन कन्विक्टेड, वो पार्टी रजिस्टर ही नहीं हो सकती। तो अमीन फहीम के तहत हमने जल्दी से आखिरी रात पी रजिस्टर की, अब 2 रजिस्टर हो चुकी हुई है। तो हमने ये कहा कि एक पार्टी जो है, आप इसको समझे कि खाकम बदन का, पर बड़ा सीरियसली कहा कि एक पार्टी जो है वो बाहर होकी हो जाए, ओवरसीज हो जाए, उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटीज की मीटिंग जो है वो दुबई में हो, लंदन में हो, वो ऊपर ओवरऑल सारा मैनेज करे, वर्ल्ड व्यू देखे पाकिस्तान की और पार्टी की पॉलिटिक्स। और एक पार्टी है जो बिलावल साहब अब आ रहा है, तो उसको चेयरमैन बनाओ उसका, और वो पाकिस्तान में ही हो और उसकी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हो कराची में, दिल्ली में, फैसलाबाद में, लाहौर में। और मैंने उनको याद दिलाया कि गियासुद्दीन जामाज और मुख्तार राना 3rd क्लास का टिकट लेके गाड़ी पे जाते थे कराची सीईसी की मीटिंग पे, वो लंदन नहीं जा सकते थे अगर लंदन में होती मीटिंग। तो अब वो जरा उसकी हैयत बदली रही है यकीनन पार्टी की, मगर इतनी हैयत बदल गई है कि आसिफ जरदारी साहब को सीईसी जो है वो जो है उनके ओवरबोर्ड चले जाए और वो उनको कहा कि आप अपनी सीईसी से पूछ लें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो मामला अरेंजमेंट है इस वक्त कि बिलावल एक पार्टी के और जरदारी साहब दूसरी के, ये इस अरेंजमेंट से और इससे बहुत डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर हुई है टू चेयरमैन बिलावल। चेयरमैन बिलावल इज प्लेइंग ए वेरी इफेक्टिव एंड in many cases I know this for a fact as an insider and autonomous role मैं सारा बता नहीं सकता, but जब क्रूशल मौका आता है, जब असली फैसला करना होता है, उस वक्त तो फिर आसिफ जरदारी साहब पता चल जाता है बेटा बेटा है, बाप बाप है, जिस तरह इस दफा पता चला है। नहीं, आसिफ जरदारी में जितनी लचक है ना, वो मेरा ख्याल है शायद किसी में नहीं। मैं उनकी खुशामद में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई उनसे बहुत ज्यादा मामलात पे बहुत दफा इख्तलाफ कर चुका है। आप यहाँ तक देखें, मैंने तो अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत की थी, मेरे याद है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को मैं लेके निकला था, बट आसिफ जरदारी में ये ज़र्फ रहा, ये जो मानने की बात है, मैंने बगावत की। मुझे उन्होंने 12 बुला के कहा कि इसको हटाओ, यू आर द वन पर्सन जिसकी वजह से वो चल रहा है, अगर आप आज उससे हट जाओ या छोड़ दो तो वो कहीं का नहीं रहेगा। मैं उसको कहता था ये प्रिंसिपल है जुडिशरी का, आप बहाल कर दें, जस्टिस को प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन आप निकाले। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बेशक निकाल दें, हमारा कोई लगता तो नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ एंड प्रोसेस ऑफ आर्टिकल 209 होना चाहिए।
तो वो मेरा उनका बहुत इख्तिलाफ रहा। वो नहीं, मगर आपने भी मुझे ये कहने दें कि हमारा सबका भी ख्याल था कि शायद आप भी कोई अपनी पार्टी बना लेंगे, जस्टिस पार्टी तब का नाम तक चल गया था, मगर आप भी पार्टी के साथ ही रहे। मैं अब तो सब चेंजिंग द टॉपिक आपसे, मैं आपको अगले दिन मुजाहिद बरेलवी के प्रोग्राम में सुन रहा था, क्योंकि ये बहस अब चल रही है कि ये संजरानी साहब का जो इलेक्शन का अब एक फड्डा हो गया है कि जी ये सुप्रीम कोर्ट की या अदालतों की जुरिस्डिक्शन है या एब्सोल्यूट पार्लियामेंट की पावर होती है, उसमें मुखल नहीं हो सकता। तो आपने, मैं सुन रहा था कोई अहमद सईद करमानी साहब के प्रेसिडेंट की मिसाल दी थी, तो वो ज़रा उसको वाज़ह करें, एक तो इसके ऊपर कि ये क्या मामला है और इसको लीगली क्या जुरिस्डिक्शन है, किसकी, कैसे होगा। मुख्तसर अहमद सईद किरमानी के केस में जो उस वक्त कानून आईनी थे, जो शिक थी, जो मुतलका शिक थी उस वक्त 1956 के आइन की, उसके तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि इलेक्शन ऑफ द स्पीकर जो है ये इट इज लाइक द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड एट ऑल। वो चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये मैंने बताया था। तो ये यानी कि दुश्वारी हो सकती है गिलानी साहब को अपने क्लेम में कि इसको चैलेंज करें वो अगर, लेकिन अहमद सईद किरमानी के जो आर्टिकल 54 था और जो आर्टिकल 69 है उसमें बुनियादी फर्क है। अब चैलेंज नहीं किया जा सकता अगर प्रोसीजरल यानी ज़ाब्ते की कार्रवाई की कोई उसमें गलत तौर पे कार्रवाई कर दी जाए। और ये तो प्रोसीजरल मामला नहीं है, ये प्रोसीजर। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, उससे आप फैसला कर लें। फर्क कीजिए कि संजरानी साहब को मिले होते 8 वोट और 92 वोट मिल गए होते यूसुफ रज़ा गिलानी को, फर्क कीजिए। और मुजफ्फर हुसैन शाह ने अनाउंस कर दिया होता संजरानी को एज द चेयरमैन, तो ही वुड हैव बीन अ यूजर पर, वो तो बहरूपिया बैठा होता ना जो कुर्सी पे। तो अदालत किस तरह खामोश रह सकती है कि अगर आप एक 8 वोट वाले को चेयरमैन अनाउंस कर दें कि सिर्फ अनाउंस हो गया है, और चूंकि अनाउंस हो गया है तो इसलिए अब इंटरनल प्रोसीडिंग है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो उनकी तरफ से एक जो आ सकता है ऑब्जेक्शन, प्रोबेबली आई डोंट नो, वो ये कि जी ऑब्जेक्शन ठीक टाइम पे नहीं लिया गया, और ऑब्जेक्शन ऑन दी चैलेंज टू दी वोट जिन पे मोहर लगी हुई थी नाम के ऊपर, उसको उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया गया और कोई उस पे फैसला, वो पहले वोट पे फैसला होना चाहिए था, पहले वोट पे जो है उस तरह का आया था। चल सर, आपका मैं फायदा उठाना चाह रहा हूँ, कम से कम वक्त में ये बिल्कुल आपका ओपिनियन आ गया। हालांकि ये बहस ये रहती है कि जिस तरह बरतानिया की पार्लियामेंट के मतलब कहा जाता है कि जी वो अगर चाहे तो मुल्क को सोशलिस्ट भी बना सकती हैं, तो हमारे यहाँ ये बहस रहती है कि एक बुनियादी आइन है और बुनियाद की एक रूह भी है, तो उससे इनहराफ नहीं किया जा सकता। एब्सोल्यूट पावर हमारे आइन के अंदर नहीं है, उससे मुख्तलिफ है। ये किराया बहस हो जाती है। मैं मगर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये डस्का का जो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का आया है कि वो रीपोलिंग कहा और उस पर पीटीआई को बड़ा सख्त एतराज़ है, तो ये इस ओपिनियन के मतलब आप क्या कहेंगे? इस ओपिनियन के बारे में बुनियादी तौर पे तो डस्का में होनी चाहिए वोट, और सारी चांदल को भी होने चाहिए या रीपोलिंग पूरे? वो ऑर्डर जो किया कि पूरे में हो, वो उसको मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट, मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट उसको अपहोल्ड करेगी। जब एतराजात हैं ही 20 या 22 पोलिंग स्टेशन से, बाकी पे एतराज ही कोई नहीं है, किसी ने एतराज किया ही नहीं है, तो सिर्फ 22 पे एतराज है, तो सारों को किस तरह आप कर सकते हैं? तो आपका ख्याल है सुप्रीम कोर्ट इसको ओवरटर्न कर सकती है? मेरा ख्याल है इसको ओवरटर्न कर सकती है। उसका क्या नतीजा निकलता है, मेरे ख्याल में 22 भी हुई तो इस वक्त पीडीएम का कैंडिडेट मेरे ख्याल में जीत जाएगा, क्योंकि इसमें ये एक रिवर्सल, अगर मुक्तदर हुकूमत को इतना बड़ा रिवर्सल हो जाए कि 22 पोलिंग स्टेशन में एक बड़ी क्रूशल इलेक्शन में जिसमें 20 या 22 पोलिंग एजेंट्स उठा लिए गए हो या कम अज कम इल्जाम लगा हो,
उसमें अगर रीपोल हो जाए तो लोगों का एक ख्याल होता है कि ये तो हुकूमत बस बैक टू दी वॉल लगी हुई है, दीवार से लगी हुई है, और इसको लोग सारे नोच रहे हैं और इसका कोई स्कोप नहीं है, तो वो वोटर ही ज्यादा, टर्नआउट भी ज्यादा। तो ये चौधरी साहब, ये बात पीडीएम को अकल नहीं है, नून लीग को खास तौर पे, कि ये अगर वो जीत रहे होते 20 की रीपोलिंग से तो वो ये स्टांस लेते, वो इसको अपोज क्यों करते? मेरे ख्याल में कुछ मशवरे कुछ सारे जो मिल रहे हैं पीडीएम को, और वो अकाबरीन, बहुत बड़े बड़े अकाबरीन है, मैं कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता, पर उनको दुरुस्त नहीं है। आपने ये फैसला, आपने सोचा देखा था कि उन्होंने पहले फैसला कर दिया था कि जी हम रेजिग्नेशन देंगे और इन पे नहीं लड़ेंगे बाई इलेक्शन पे। और मैंने एक बयान का दिखा, सारा समझाया एक टॉक शो में कि इससे नतीजा क्या होगा। वो समझ रहा था कि फिर इलेक्शन कराने, जनरल इलेक्शन कराने पे गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी। मैंने कहा ये सेनेट एक कंटिन्यूइंग बॉडी है, ये डिसॉल्व नहीं होता, इसके हर 3 साल बाद इलेक्ट होते हैं। जो बैठे हुए हैं वो सेनेट है, और उसके बाद सेनेट में जो नए आएंगे वो आपके वोट तो आप तो उसी में दे चुके होंगे। एहतसाब साहब ये बताइएगा, जिस तरह से पीडीएम के अंदर डिसाइड हुआ था कि चेयरमैन सेनेट जो हैं वो पीपल्स पार्टी से होंगे और डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो जेयूआई से होंगे, और साथ ही साथ जो ऑपोजिशन लीडर हैं सेनेट के वो नून लीग से होगा, तो अब क्या इंसाइट है आपके पास, ये इख्तलाफात क्यों जन्म ले रहे हैं? नहीं, इंसाइट नहीं, साथ में आप अपने तजिया दें कि कानूनी तौर पे और सियासी तौर पे अब क्या होगा, क्योंकि पीडीएम में इख्तलाफात हो गए हैं। पहले तो डिसाइडेड था कि अब किसका असूली तौर पे, कानूनी तौर पे भी होना चाहिए लीडर ऑफ द अपोजिशन, पार्टी पोजीशन। नहीं, पार्टी पोजीशन में तो जिसकी ज्यादा है, नहीं पार्टी पोजीशन तो सारी अपोजिशन की देखी जाएगी ना। ये तो रूल बना हुआ है, ये सिर्फ कन्वेंशन नहीं है, ये तो रूल है कि वो जो दस्तखत करा के, जब मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन 2 मरतबा हुआ हूँ, एक दफा 1997 में टू 1999, और एक दफा ये जब सेनेट, ये लास्ट सेनेट था, मैं जिसमें था 2018 तक का सेनेट, उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उसमें हमारी तरफ से सिर्फ दस्तखत करा के चेयरमैन के सामने शहरी बीबी ने रख दिए थे कि ये दस्तखत है, ये सारे एतजाज के पास है। मगर अगर इख्तलाफ हो तो अभी इख्तलाफ अगर हो जाए तो फिर इलेक्शन होगा, अगर इलेक्शन होता है तो फिर अगर पीडीएम एंड रेस्ट ऑफ द पीडीएम और पीपल्स पार्टी में हो तो फिर शायद पीडीएम के बगैर पीपल्स पार्टी के ज्यादा वोट नहीं होंगे नून लीग के, यानी नून लीग के अगर पीडीएम उसके साथ चली जाती है तो गालिबन उसके ज्यादा बढ़ जाएंगे। बट ये एक्चुअल काउंट पे डिपेंड करेगा। ओपन होगा, दस्तखत करेंगे हर मेंबर कि मैं सपोर्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पे पीडीएम के कैंडिडेट को, दूसरे कहेंगे पीपल्स पार्टी वाले, अगर स्प्लिट हो गया तो कहेंगे हम यूसुफ रजा गिलानी को सपोर्ट करते हैं एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अस्यूम ऑपोजिशन में तो इसलिए बैठेंगे, ये भी आपको एक दिलचस्प बात बड़ी सुना दूं, ये लीडर ऑफ द हाउस जो है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ये डिपेंड करता है कि किसके वोट ज्यादा, किसकी हुकूमत है नेशनल असेंबली में। आपको याद दिलाऊं कि 1988 में जब सेनेट में हम आए तो सेनेट पहले से मौजूद था और सेनेट में सारे के सारे मुस्लिम लीगी थे, और हमारे तीन मेंबर थे, 3 या बख्तियार साहब, इफ्तिखार गिलानी साहब और जाम माशूक अली। पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट के 3 थे, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट करना था अपनी पार्टी से, और जाया बख्तियार साहब लीडर ऑफ द हाउस थे, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये राजा जफरुल्लाह साहब थे, जो कि 97 मेंबर्स को कमांड करते थे, और हमारी बड़ी चितरौड़ होती थी। हमें हर वोट पे हमें डिफीट होती थी। हम ना लेजिस्लेशन कर सकते थे, ना कुछ तहरीक ला सकते थे, बड़ी हजीमत हमें उठाई, और फिर भी हम उस सेनेट में कोई लेजिस्लेशन कराते रहे, क्योंकि हमारी लाइन जरा झुक के हम बात करते थे। यहाँ तक कि या बख्तियार जैसा
बड़ा रोब-दाब, मैं मुतकब्बर नहीं कहूँगा, एरोगेंट होता है, बट सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड डिग्निफाइड जो लीडर ऑफ द हाउस था, वो भी चल के जाना शुरू हो गया है सेनेटर के चेम्बर्स में, वहाँ बैठ के चाय पिलाओ भाई, और यार ये केस, ये हम लेजिस्लेचर पास कर दें, ये नारकोटिक से मुतालिक है। और नहीं, वो मुझे याद है बिल्कुल, तरले मिनटों से काम करवा लिया जाता था, जो आजकल नहीं है। मगर चौधरी साहब, अगर ये पीडीएम के अंदर इलेक्शन लीडर ऑफ द अपोजिशन का हो जाता है तो पहले ही वर्चुअली टूट गई है, तो ये तो ताबूत में फिर आखिरी कील ही होगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, पीडीएम के लिए जो दुश्वारी होगी वो ये होगी कि ये इलेक्शन जो यूसुफ रजा का हुआ है, इसमें मुझे लगता है यूसुफ रजा विल बी चेयरमैन। अब अगर यूसुफ रजा पीपल्स पार्टी का चेयरमैन हो गया तो पीडीएम की जमातों को सोचना पड़ेगा। यूसुफ रजा भले पीडीएम में हो, भले वो पीडीएम के वोटों पे जीता हो, पर उसका जो फर्स्ट लॉयल्टी एक लिहाज से रहेगी वो पीपल्स पार्टी से रहेगी। मैं एम श्योर ऑफ दैट। ठीक है। और वो वैसे वो मनंजा आदमी है, वो सबको कोशिश करेगा ऑपोजिशन को। फिर समझ आती है। एक सेकंड मुझे आखिरी पूछने दें, ये ब्रेक करने पे जा रही हैं। मैं तो सब वो एक ही दफ़ा ब्रेक कर लेते हैं। वो मैं आखिरी आपसे ये करना चाह रहा था कि ठीक है, अगर दोबारा यूसुफ रजा गिलानी आते हैं तो फिर ये समझ आती है कि नून लीग का लीडर ऑफ दी अपोजिशन को गुंजाइश शायद निकल आती है फिर वो। मगर ये भी तो है ना कि डिप्टी चेयरमैन ने 54 वोट लिए हैं, तो यूसुफ रजा जीत भी जाएं तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आए तो उन्होंने पहले भी 54 वोट लेके प्रूव किया है, वो दोबारा भी कर सकते हैं। हाँ, ये तो कर सकते हैं, ये तो वो कर सकते हैं, और इसका इम्कान भी होगा। एक एजान की सूरत रह सकती है, एक अनार्किक सिचुएशन रह सकती है जिसका सब जमातों को नुकसान ही होगा। और देखना, बुनियादी तौर पे मैं आपको एक चीज बताऊं, जो सबसे इस वक्त डिटर्मिनेटिव बात है वो ये है, इस अरिथमेटिक के अलावा, कि मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठ के और मरियम बीबी पाकिस्तान में बैठ के क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं। मैं नैरेटिव या बयानिया नहीं कहता, बयानिया होता है लेनिन की जमात का एक नैरेटिव होता है। यहाँ बयानिया मजाक ही हो गया है, वो हर चीज बर्फ बेचने वाले का भी बयानिया होता है। हाँ, यहाँ मौक़िफ़ को हम बयानिया कहते हैं। इनका मौक़िफ़ जो है वो अहम होगा और वो मौक़िफ़ डिटरमिन करेगा। पर मेरे ख्याल में कि इनका मौक़िफ़ भी ये, अगर ये जिस सूरत आज जा रही है, और इसमें अब देखिए क्या मतलब है, ये कोई बात करने की है जो मैं अभी बताया करने लगा हूँ कि खाकान अब्बासी जैसा, शायद खाकान अब्बासी जैसा, जिसकी मैं बहुत इज्जत करता रहा हूँ और बहुत ही बड़ा सूझा बात, शाइस्ता बात करने वाला, वो भी कह रहा है, मिन्नत कर रहा है कि जनाब ISPR साहब, आपने तो कहा था आप न्यूट्रल रहेंगे, आप न्यूट्रल क्यों नहीं रहे, आप न्यूट्रल हो जाएं। ओ भाई, इनकी मिन्नत करना क्या करनी, ये इन्होंने न्यूट्रल नहीं होना, उन्होंने अपना काम करना, उन्होंने हमारा काम नहीं करना। और इस इस्टेब्लिशमेंट ने और इन एजेंसीज ने, मेरी ये राय है, मैं आमिर एक शख्स हूँ लेट इन माई 70s जिसने चारों आमरों का, फौजी आमरों का मुकाबला किया है। अयूब खान के वक्त स्टूडेंट लीडर थी, तारिक अली हमारा लीडर था, यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के साथ हम थानों में गए, हमें पिटाई हुई। बिल्कुल, फिर मुशर्रफ, ये सारे हमने देखे हैं। चौधरी साहब, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप दोबारा पार्लियामेंट में आए, आपके बगैर बड़ी खला थी। तो ये जो सेनेट में इस दफ़ा ये आपकी रिटायरमेंट थी, आपकी मर्जी थी, या आसिफ जरदारी साहब की नज़र नहीं पड़ी? नहीं, मैं आपको बताऊं, सच बताऊं, जरदारी साहब बहुत कीन कि मुझे सिंध से इलेक्ट करवा दे। ये मैं आपको वाकया बता रहा हूँ, सिंध से इलेक्ट करा दे। मैंने इसको कोई ज्यादा उछाला नहीं, क्योंकि हमारे दोस्त कुछ गए हैं, उन्होंने इलेक्शन उधर से लड़के। पंजाब में सीट नहीं थी हमारी,
तो हमेशा पंजाब में माजी में भी वोट थे। जैसा माजी में भी कई दफा पंजाब के लोग सिंध से इलेक्ट होते रहे हैं, तो व्हाई नॉट अगेन? नहीं, मेरा जरदारी साहब ने आमिर यहाँ तक किया कि उन्होंने शेख अपने जो इस्लामुद्दीन शेख, सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख को हुक्म दिया, वो मेरे पास आया, कागजात लेके आया कि 12.5 एकड़ जमीन सखर में आपके नाम करनी है ताकि आपका वोट बन सके सिंध से। मैंने सरदारी साहब को भी कहा, मैंने दोस्तों को भी कहा, मैंने कहा यार जब है पंजाब तो सिंध की सीट किस तरह मैं मार सकता हूँ? ये सिंध का हक है, हमें हमारी किस्मत है कि नहीं मिले, वोट नहीं बनते सीट। वो मुझे एक दो ने कहा कि अगर तुम खड़े हो जाओगे तो ये पार्टी कुछ ना कुछ कर लेगी, निकाल लेगी, कुछ ऐड को जो जितना इजाफी वोट चाहिए होगा वो बन जाएगा। मैंने कहा यार वो मैं नहीं चाहता। जब वोट बन, आसिफ जरदारी ने, और मैं ये नहीं भूलूंगा, ये फैक्ट है। नहीं, ये आपका बड़ापन तो है, मगर ये मैं समझता हूँ कि हमारा भी पार्लियामेंट का भी सियासत का भी नुकसान है कि कदावर लोग जब बाहर बैठे होते हैं तो इसीलिए पहले ही वहाँ पे पार्लियामेंट के ऊपर लोग बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं कि रेलेवेंट हो गई है और बड़ी बचगाना डिबेट होती है। यंगस्टर्स का आना अच्छा होता है, मगर इमेच्योर लोगों का आना कोई अच्छी बात नहीं है। तो यू आर बीइंग मिस्ड एंड यू विल बी मिस्ड। सो नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई कहे तो हमारी वजह से एक्सेप्ट कर लीजिएगा चाहे साहब। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया अजय साहब टाइम देने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आमिर साहब, लास्ट 2 मिनट से मैं चाहूंगी आप पे कमेंट कर दें। क्या अब अगर पीपल्स पार्टी, हम ये मतलब सोच लें कि पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का पार्ट नहीं रही है इतनी सारी डिबेट के बाद, अब वो ऐसे ही क्योंकि डिवीज़न वो होगी, अगर वो साथ में वैसे भी वो खानापुरी के लिए चलेंगे भी तो वो बात नहीं रहेगी। अब वो दम नहीं रह गया कि जो है ये मेरा हाल दरार लंबी पड़ गई है। और ख़ास तौर पे मरियम बीबी की आवाज़ में जो था ना उनको झटका, जब उन्होंने कहा जरदारी साहब ने ये ज़राए के ज़रिए जो खबर आई कि उन्होंने कहा जी आप थल्ले आओ मियाँ साहब, इत्थे आओ, तो उन्होंने कहा जी मेरे डैडी बड़े बीमार हैं तो वो नहीं आ सकते, उनकी वो है, तो वो एक किस्म का जो है मेरा ख्याल है बहुत गहरा घाव था, वो घाव लग गया है, मुश्किल है उसका कवर होना। टाइम खत्म हो चुका है। वैसे उन्होंने कल कहा भी था कि मैंने तो अपना बाप समझ के बात की थी। इंशाल्लाह नजनब से कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।